कंपैरिजन या इनको रिलेशनल ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है। कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर। तो कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये वाले जो ऑपरेटर्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर। जैसे अगर मुझे दो वैल्यू को कंपेयर करना हो कि क्या दो वैल्यू बराबर है या नहीं। जैसे आप जब किसी को यूपीआई करते हैं या पेटीएम करते हैं या ट्रांजैक्शन करते समय पिन नंबर एंटर करते हैं, तो बैंक का सर्वर पहले मैच करेगा ना कि आपने जो पिन एंटर किया है वो सही है कि नहीं। तो कंपेयर करेगा, यानी कि आपका जो एक्चुअल पिन नंबर होगा उसके साथ कंपेयर करेगा अभी जो पिन आपने एंटर किया है। तो वो कंपैरिजन कैसे किया जाता होगा, चाहे वो एटीएम का सॉफ्टवेयर किसी भी लैंग्वेज में बना हो, किसी भी इंसान ने किसी भी कंपनी के अंदर बैठ के बनाया हो, लेकिन उस काम को करने के लिए उसने कंपैरिजन ऑपरेटर ही यूज किया होगा। ठीक है, तो वो कैसे यूज करते हैं? डबल इक्वल सिंबल जिसको हम कहते हैं, ये हमारा दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। एक वैल्यू लेफ्ट में लिखी होती है, एक वैल्यू राइट में लिखी होती है। कोई भी वैल्यू हमारा हो सकती है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वेरिएबल ही होगा, नहीं, दोनों वेरिएबल हो सकते हैं, दोनों वैल्यू हो सकती है, एक वेरिएबल एक वैल्यू हो सकता है। सर सिंगल इक्वल टू और इसमें क्या फर्क है? हमने कहा आपको दिख रहा है, जो दिख रहा है वही है। यहाँ पर पहले तो देखने में सिंगल इक्वल है, यहाँ डबल इक्वल लगा हुआ है। दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो भी अलग है। इसका काम होता है असाइन करना, राइट वाली वैल्यू को असाइन करना लेफ्ट वाली में, कंपेयर नहीं करेगा ये असाइन करने वाला काम करेगा। और डबल इक्वल किसी को किसी में असाइन नहीं करता, ये कंपेयर करता है। ये दोनों सेम है तो ट्रू देगा, यानी कि ये जो हमारा ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर डबल इक्वल वाला, ये हमें क्या देगा? ट्रू। कब देगा ट्रू? जब दो वैल्यू लेफ्ट और राइट में जो आपने लिखी हैं वो दोनों कैसी हैं? सेम। ठीक है, जैसे मैं प्रिंट के साथ अभी यूज कर रहा हूँ, आगे चलकर हम कंडीशन के साथ यूज करेंगे। इफ लेट अस सपोज 10 को मैच करना है 12 के साथ, तो अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो ट्रू आएगा, इसका रिजल्ट ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो अभी रिजल्ट इसका फॉल्स आएगा क्योंकि 10 और 12 दोनों सेम नहीं है। और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ क्या 10 और 10 सेम है, आंसर इज यस, दोनों सेम है, तो रिजल्ट आना चाहिए इसका ट्रू। इस तरह से कहीं यूज नहीं होता है प्रिंट कराने के लिए। इनका यूज हमारा कोडिंग में होगा जब आप कोई कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन करेंगे इफ एल्स के साथ। एक और होता है हमारा जिसका नाम होता है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू सिंबल का कॉम्बिनेशन। एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू सिंबल के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं नॉट इक्वल टू। ये ट्रू कब देता है? जब दो वैल्यू हमारी सेम ना हो। तो नॉट इक्वल टू हमें ट्रू देता है जब दो वैल्यू हमारी सेम ना हो। तो अभी 10 और 12 दोनों सेम नहीं है, तो क्या देगा इस बार? ट्रू। इक्वल टू ट्रू कब देता है? इफ वैल्यूज आर सेम। नॉट इक्वल टू ट्रू कब देता है? इफ वैल्यूज आर नॉट सेम। तीसरा,
अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आप एटीएम से अमाउंट को विड्रॉ करने जा रहे हैं, तो पहले पिन नंबर मैच करेंगे। तो पिन नंबर को मैच ऐसे ही करते होंगे जैसे हमने करा है यहाँ पर, ऐसे ही करेंगे पिन नंबर को मैच। और अगर हमें यह देखना हो कि भाई जो बैलेंस आप विड्रॉ करने जा रहे हैं, वो बैलेंस क्या आप विड्रॉ कर सकते हैं, क्यों, इतना होना भी चाहिए पहले आपके अकाउंट में। तो क्या वो इक्वल टू सेम होना चाहिए? अगर मुझे 500 विड्रॉ करने हैं तो मेरे अकाउंट में 500 ही होने चाहिए, ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो अब ये कंपैरिजन कैसे करें? तो उसके लिए कौन सा सिंबल आता है? ग्रेटर। ग्रेटर कंपैरिजन। तो ग्रेटर कंपैरिजन का जो सिंबल होता है वो ये वाला होता है, ग्रेटर। ठीक है, अब ग्रेटर कंपैरिजन में एक होता है लेफ्ट ऑपरेंड, एक होता है राइट ऑपरेंड। तो किसको ग्रेटर मान के कंपेयर करता है? लेफ्ट वाले को। लेफ्ट वाला ग्रेटर होना चाहिए किस वाले से? राइट वाले से। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 10 इज ग्रेटर देन 5। तो अगर लेफ्ट ऑपरेंड हमारा ग्रेटर है राइट वाले ऑपरेंड से, तो क्या देगा ये? ट्रू। यानी कि उस एग्जाम्पल में अवेलेबल बैलेंस इज ग्रेटर देन विड्रॉइंग बैलेंस, तभी तो आगे का प्रोसेस होगा, वरना होगा ही नहीं। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि अगर मेरे अकाउंट में 500 है और 500 ही निकालना चाहूं, तो क्या अभी निकल जाएंगे? क्या 10 इज ग्रेटर देन 10? ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा? फॉल्स। तो अगर एटीएम का कोड बनाने वाला प्रोग्रामर कंडीशन पहले ऐसे ही चेक करे, तो एक सिचुएशन में वो कोड फेल हो जाएगा। तो अब मुझे क्या चाहिए? बराबर भी होना चाहिए या ग्रेटर होना चाहिए, कोई भी एक बात सही होगी तो विड्रॉ हो जाएगा। तो दूसरा बनाया गया ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसे बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसमें लेफ्ट वाला जो ऑपरेंड है वो राइट वाले ऑपरेंड से ग्रेटर होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। दोनों में से एक बात भी सही होने पर ट्रू आ जाएगा। तो अब ये बताओ इस वाले केस में इन दोनों केस में क्या आएगा? ट्रू, दोनों फॉल्स, एक में ट्रू एक में फॉल्स, क्या आएगा? दोनों में कहना चाहिए ट्रू आना चाहिए, है ना। अब एक होता है लेस देन ऑपरेटर। ठीक है, तो लेस देन ऑपरेटर कहाँ यूज होता होगा? मिनिमम ढूंढने के लिए, है ना। मिनिमम, जैसे बहुत सारे क्लास में स्टूडेंट हैं, मुझे सबसे मिनिमम रोल नंबर वाले स्टूडेंट का डेटा चाहिए। तो मिनिमम कैसे फाइंड करेंगे? लेस देन कंपैरिजन करके। दो वैल्यू में कौन सी वैल्यू छोटी है, कैसे पता करेंगे? लेस देन कंपैरिजन करके। तो कैसे कंपेयर करता है ये? लेफ्ट वाले ऑपरेंड को लेस कंपेयर करेगा किसके साथ? राइट वाले के साथ। अगर लेफ्ट में जो आपने लिखा है ये लेस है किससे? राइट वाले से, तो ये ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स। अभी क्या देगा? फॉल्स, क्योंकि 10 छोटा नहीं होता 5। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूं 10 इज लेस देन 20, सही है। तो इसी तरह से लेस देन और इक्वल टू आता है। तो 10 या तो 10 से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। कोई भी एक बात ट्रू होने पर रिजल्ट हमारा ट्रू आता है। तो ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर हो गए। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। लगभग हर प्रोग्राम में इनका यूज होगा। आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं, लगभग हर प्रोग्राम में इनका यूज होगा।
अब कभी कभी क्या होता है, मैं दो कंपैरिजन के बेस पर ट्रू फॉल्स चाहता हूं। जैसे आप लॉगिन करते हैं जीमेल पर, तो आपको अपनी ईमेल आईडी बतानी होती है। तो पहले जीमेल उसे मैच करता है, पासवर्ड बताते हैं, उसको मैच किया जाता है। जब दोनों ही सही होते हैं तभी आपको लॉगिन कराया जाता है। किसी एक के सही होने पर लॉगिन आप नहीं होते। तो मेरे पास दो कंडीशंस हैं, अगर वो दोनों ही सही हों तभी मुझे ट्रू चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। तो दो कंडीशन के बेस पर अगर मैं ट्रू फॉल्स को लाना चाहता हूं, तो दो कंडीशन को कंबाइन करने के लिए जो ऑपरेटर आते हैं, एक का नाम है लॉजिकल एंड और दूसरे का नाम है लॉजिकल और। अब देखते हैं प्रोग्राम को। मान लीजिए एक कंडीशन है ये, 10 is greater than 5। दूसरी कंडीशन है 20 is less than 30। अब अगर मैं इन दोनों के बीच में कॉमा लगा दूं तो दोनों का अलग अलग रिजल्ट हमें मिल जाएगा कि पहला वाला ट्रू है, दूसरा वाला फॉल्स। हमें ऐसा नहीं चाहिए, अरे दोनों ही ट्रू हैं, क्योंकि आपने जो लिखा है 20 is less than 10। ठीक है, ऐसा लिखना था मुझे, तो वो लिख गया, उसका आंसर सही आया था उस समय। तो अब मैं चाहता हूँ सर ये दो नहीं है, एक ही है, इनको कंबाइन कर दो, मिला दो। तो दो कंडीशन को कंबाइन करने के लिए लॉजिकल एंड का यूज होता है। C++.NET जावा में एंड को डबल एम% से लिखते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लॉजिकल एंड को एंड कीवर्ड से लिखते हैं। तो एंड कीवर्ड होगा जो हमारा लॉजिकल एंड का काम करता है। और लॉजिकल एंड क्या कहता है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तब रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तब रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। तो अभी क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स? ये क्या है, ये पहला वाला ट्रू है, दूसरा वाला फॉल्स। तो ओवरऑल एंड क्या बोलेगा, फॉल्स। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, दोनों ट्रू होने पर ही रिजल्ट ट्रू आएगा। तो लॉजिकल एंड कीवर्ड से दिखाया जाता है। और अगर मैं सी का एक्सपीरियंस यूज करूं तो मुझे लगता है एरर आनी चाहिए। ठीक है? तो लॉजिकल एंड कीवर्ड से दिखाया जाएगा। तो पहला ऑपरेटर है जो आप पढ़ रहे हैं, जिसको सिंबल से नहीं दिखाते हैं, जिसको एक कीवर्ड से दिखाया गया है, जो कि है एंड कीवर्ड। तो ऐसे और भी ऑपरेटर्स हैं जो सिंबल से नहीं दिखाए गए हैं, कीवर्ड से दिखाए गए हैं। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्लासेस में, वैसे वैसे वो सारे ऑपरेटर्स भी मिलते चले जाएंगे। अब मैं चाहता हूं कि सब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो तो रिजल्ट ट्रू आना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए लॉजिकल और का हम यूज करेंगे। लॉजिकल और को C++.NET जावा में पाइप, PIPE, पाइप सिंबल इसे कहते हैं, दो पाइप सिंबल से दिखाया जाता था। ठीक है, पाइथन में ये भी एरर आ जाती है, क्योंकि इसके लिए क्या है, कीवर्ड है, इसका नाम क्या है। तो लॉजिकल और का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि दो कंडीशन के साथ इसका यूज किया गया है। अगर उन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा। तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, फिर भी रिजल्ट हमारा ट्रू है, क्योंकि लॉजिकल और कह रहा है कोई भी एक ट्रू होने पर रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। अब एक तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर है जो यूनरी कैटेगरी के अंदर आएगा अगर नंबर ऑफ ऑपरेंड के हिसाब से आप देखो तो। ठीक है, और वो होता है हमारा नॉट ऑपरेटर। जैसे मैंने लिखा 10 is greater than 5, तो ये तो ट्रू आएगा, है ना। लेकिन अगर मैं इसके पहले नॉट
ऑपरेटर लगा देता हूं जो कि कीवर्ड से दिखाया जाएगा। नॉट इक्वल टू में नॉट एक्सक्लेमेशन सिंबल से दिखाया जाता है। लॉजिकल नॉट में नॉट ऐसे नहीं दिखाया जाएगा, उसके लिए नॉट कीवर्ड लिखना हो। ठीक है, ये क्या करेगा, जो भी रिजल्ट आया है उसका अपोजिट कर देगा। अगर यहाँ से रिजल्ट ट्रू आया है तो ये उसे फॉल्स बना देगा, अगर यहाँ से फॉल्स आया है तो ये उसे ट्रू बना देगा। तभी यहाँ से क्या आएगा, ओवरऑल फॉल्स आएगा, क्योंकि यहाँ से क्या आया होगा, ट्रू, और इसने उसे क्या बना दिया होगा। अगेन इनका यूज भी कंडीशन के साथ ही होता है, ये तो बस हम समझने के लिए प्रिंट के साथ यूज कर रहे हैं। अब जो अगला ऑपरेटर है वो भी कैटेगरी है, बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर को पढ़ने से पहले हमें कुछ फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। फंडामेंटल नॉलेज का मतलब है कि जब हम कोई भी इंटीजर को लिखते हैं तो कोई भी इंटीजर कंप्यूटर में चार फॉर्मेट में दिखाया जाता है या दिखाया जा सकता है। एक फॉर्मेट को हम बोलते हैं डेसिमल फॉर्मेट। डेसिमल फॉर्मेट का मतलब है कि जो नंबर है उसमें स्टार्टिंग की 10 डिजिट का यूज करके आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। स्टार्टिंग की 10 डिजिट कौन कौन सी है, 0 to 9। तो कोई भी नंबर जो आप इंटीजर में लिखेंगे वो 0 to 9 का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये सारी बातें जो हम डिस्कस कर रहे हैं इंटीजर के साथ एप्लीकेबल हैं, फ्लोट के साथ नहीं है। डेसिमल का मतलब हो गया बेस 10। बेस 10 का मतलब हो गया 0 to 9। इन डिजिट्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मेट होता है किसी भी इंटीजर को दिखाने का, ऑक्टल। ऑक्टल का मतलब है 8। शुरू की 8 डिजिट का ही कॉम्बिनेशन यूज करेंगे किसी भी नंबर को दिखाने के लिए। शुरू की 8 डिजिट कौन सी होंगी, 0 to 7। तो बेस हो गया 8, 0 to 7। ऑक्टल के बाद एक आता है बाइनरी। बाइनरी में शुरू की 2 डिजिट यूज होती हैं। शुरू की दो कौन सी होंगी, 0 1। तो बेस क्या हो गया, 2, 0 और 1। तो कोई भी नंबर अगर आप बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 1 का यूज करके लिखा जाएगा, और शायद ये बात तो हम जानते हैं बहुत पहले से, है ना? एक और होता है हेक्सा रिप्रेजेंटेशन या हेक्सा डेसिमल। इसको हम बेस 16 कहते हैं, क्योंकि इसमें फर्स्ट 10 डिजिट के साथ साथ फर्स्ट 6 अल्फाबेट इन आइदर केस यूज होते हैं, चाहे लोअर केस के हों चाहे अपर केस के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 16 करेक्टर्स का कॉम्बिनेशन यूज करके आप हेक्सा को दिखा सकते हैं, जिनमें से 10 डिजिट्स हैं और 6 हमारे अल्फाबेट। आज तक हम लोगों ने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर इंटीजर को कभी टाइप किया है या प्रोग्राम में देखा है या लिखा है किसी भी तरह से, तो वो हमारा कौन सा वाला होगा, डेसिमल वाला। तो सबसे पहला वाला है, ये हमारा होता है। ये थोड़ा सा मुझसे गलत लग गया, सही कर लो इसे।
ए से एफ, ए से जेड, तो फिर 26 हो गए। और मुझे 6 लेटर ही मिले हैं बस, हेक्सा में शुरू के 6 लेटर आते हैं बस, तो ए टू एफ में ही 6 आएंगे, है ना। तो ए टू एफ लोअर केस या ए टू एफ अपर केस। चलिए, अब जब आप किसी इंटीजर को लिखते हैं, आपको नहीं पता कि आप क्या लिख रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट ये डेसिमल में ही लिखा जाता है। तो सर हम किसी भी लैंग्वेज में लिखते हैं, किसी भी लैंग्वेज में जो आपने आज तक पढ़ी है, सी, सी प्लस प्लस, डॉट नेट, जावा, PHP, पाइथन, अगर इंटीजर लिखा है और आप सब ये बातें नहीं जानते, तो बाय डिफॉल्ट वो डेसिमल है। इसलिए आप उसमें 0 से 9 का कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं नंबर लिखने के लिए। तो बाय डिफॉल्ट हर नंबर जो आप यूज करते हैं इंटीजर का, डेसिमल होता है। इस शब्द को दोबारा ध्यान से सुनेंगे, इंटीजर पर ये चारों बातें अप्लाई होती हैं। फ्लोट का ऑक्टल नहीं होता, फ्लोट का एक्सा नहीं होता। फ्लोट अपना अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, फ्लोट का सिर्फ बाइनरी बनेगा और उसका तरीका अलग होगा। इंटीजर जिस तरीके से बाइनरी में आता है उस तरीके से फ्लोट बाइनरी में नहीं आता, उसकी अलग कहानी है, एक्सपोनेंट पार्ट और मैंटिसा पार्ट अलग करके उसको दिखाया जाता है। तो अभी हम इंटीजर की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो अगला ऑपरेटर है वो बिटवाइज ऑपरेटर है। बिटवाइज ऑपरेटर इंटीजर पे चलता है, फ्लोट पे, स्ट्रिंग पे नहीं चलता है। और उसको समझने के लिए हमें ये चारों बातें पता होनी चाहिए, इसलिए पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ। और अगर आपने बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ा रखा है और ये सारी बातें नहीं जानते हैं, दैट मीन्स वो आप भूल भी गए होंगे अब कि आपने क्या पढ़ा था, क्योंकि याद ही नहीं रहेगा, क्योंकि रटा होगा फिर आपने। तो समझने के लिए चारों बातें आनी जरूरी है। फिलहाल हम समय दे देते हैं, समय लगा लेते हैं इस पर। तो अब मैं चाहता हूं सर कोई इंटीजर लिखो ऑक्टल में, कैसे लिखोगे? तो ऑक्टल में मान लो इसका नाम मैंने ए कर दिया, तो बी वेरिएबल बनाओ ऑक्टल में, 0 ओ, 0 ओ प्रीफिक्स के साथ अगर आप कोई भी इंटीजर लिखते हैं तो पाइथन में उसे ऑक्टल कहा जाता है। अब ये बात जरूरी नहीं है सी में भी हो, जावा में भी हो, होगी जरूर, लेकिन 0 ओ प्रीफिक्स के साथ लिखना है ऐसा सिंटैक्स जरूरी नहीं है। पाइथन में 0 ओ प्रीफिक्स के साथ आप जो भी लिखे हैं वो एक इंटीजर होगा और वो इंटीजर ऑक्टल का माना जाएगा। मतलब आप जो भी लिख रहे हैं उसमें 0 to 7 डिजिट ही यूज कर पाएंगे, कोई और डिजिट आप यूज करें तो आपकी एरर आ जाएगी, हम तो सर 8 करेंगे, तो ये एरर है। ऑक्टल में ये नहीं आ सकता, फिर भी एक बार करके देखना चाहते हैं तो एरर के लिए देखते हैं क्या एरर आती है। एरर वही है, इनवैलिड डिजिट 8 इन ऑक्टल लिटरल, तो ऑक्टल में 8 नहीं आ सकता। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर जो लिमिट दी गई है उसी लिमिट में रहना होगा। 0 to 7 का कोई भी कॉम्बिनेशन आप यूज करो। प्रीफिक्स में अगर 0 ओ लगाया हुआ है, ओ चाहे लोअर केस का है चाहे अपर केस का है, लेकिन लोगों ने रिकमेंड किया लोअर केस का, क्योंकि अपर केस का ना कंफ्यूज करेगा जीरो के साथ। ऐसा तो नहीं 2 0 लगा दिए हैं, यही पता नहीं चलेगा जीरो कौन सा है वो कौन सा है। तो इसलिए लोग रिकमेंड करते हैं लोअर केस का हो, ताकि क्लियरिटी रहे कि हाँ भाई हम ओ लिख रहे हैं। ठीक है, कैपिटल ओ भी एरर नहीं देगा। तो अब जब मैं किसी भी इंटीजर नंबर को, चाहे वो डेसिमल में है, ऑक्टल में है, बाइनरी में है, हेक्सा में है, प्रिंट फंक्शन को देता हूं, तो प्रिंट फंक्शन उस इंटीजर को, अच्छा इमेजिन करो, ऐसे प्रिंट कर दे तो जो एंड यूजर है, जो आउटपुट देखने वाला है, क्या वो ऑक्टल, हेक्सा, बाइनरी को समझ पाएगा? आप लोगों ने नर्सरी से लेके अब तक जो नंबर पढ़े हैं कागजों में, वो कौन से वाले पढ़े हैं? डेसिमल वाले। किसी ने नहीं कहा था आपसे कि डेसिमल वाले आप पढ़ रहे हो? जाने अनजाने में जब भी नंबर ह्यूमन रीडेबल जो फॉर्मेट होता है इंटीजर का, वो डेसिमल ही होता है। तो आउट प्रिंट का काम क्या है? आउटपुट दिखाना। अब आउटपुट देखने वाला जो एंड यूजर है उसे क्या पता ऑक्टल क्या होता है, बाइनरी क्या होता है? इसीलिए प्रिंट फंक्शन अपना दिमाग लगाता है और आप जो भी इंटीजर दोगे इसे प्रिंट करने के लिए,
चाहे वो इंटीजर डेसिमल वाला हो, चाहे इंटीजर ऑक्टल वाला हो, चाहे बाइनरी वाला हो, चाहे हेक्सा वाला हो, हमेशा डेसिमल में कन्वर्ट करके प्रिंट करेगा। तो आउटपुट में ये नहीं आएगा, आउटपुट में इसका जो डेसिमल होता होगा वो आएगा। कितना है? 378। अब एक वेरिएबल और बनाते हैं और हम चाहते हैं सर बाइनरी में लिखो, तो 0B, B फॉर बाइनरी, O फॉर ऑक्टल, याद करना भी आसान है। 0B प्रीफिक्स के साथ अगर आप कोई इंटीजर लिखते हैं तो आपको शुरू के 2 ही डिजिट अलाउड है। कौन सी? 1010। अब पता नहीं कि ये क्या है, कोई बाइनरी होगा। अब ये बाइनरी जब हम प्रिंट फंक्शन को देंगे तो प्रिंट इसका क्या बना देगा? डेसिमल। और डेसिमल प्रिंट हमें देखते हैं क्या मिलता है। 5 मिला, ये 5 का बाइनरी है, शायद आप जानते भी होंगे। 101 0x। 0x प्रीफिक्स के साथ अगर आप कुछ भी लिखेंगे तो ये हेक्सा को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, मान लीजिए फेस। सही है गलत है भाई? फर्स्ट 10 डिजिट, फर्स्ट 6 अल्फाबेट इन आइदर के। तो ये चेहरा सही लिखा हुआ है, हमने कहा। लेकिन जब मैं इसे प्रिंट कराऊंगा तो इसका डेसिमल, तो ये हो गया हमारा भाई हेक्स। इतना जानने के बाद जब आप 100-200 प्रोग्राम बनाते हो तो शायद एक सिचुएशन आपके सामने आ सकती है, वो ये कि मुझे कोई भी नंबर लिखना है 2 डिजिट में, मुझे 5 को प्रिंट करना है, लेकिन मुझसे कहा गया भाई नंबर 2 डिजिट में रखना। मान लीजिए डेट दिखाना चाहता हूँ तो आप 05 दिखाओगे ऐसे करके, 5 नहीं दिखाना चाहते। तो जैसे ही आपने सोचा कि मैं 05 दिखाऊंगा, वैसे ही इंटरप्रेटर को ये लगता है कि 0 के साथ जब कोई नंबर लिखा जाता है तो उसके कॉम्बिनेशन है 0B, 0O, 0X। यहाँ तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। तो वो ये नहीं सोचेगा कि कागज में ऐसे ही लिखे जाता है कि किसी भी नंबर के 0 लगा दो तो फर्क नहीं पड़ता। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन में ये बात सही नहीं है कि किसी भी नंबर के पहले 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाइथन में सिंटैक्स है 0 प्रीफिक्स के साथ अगर कुछ लिखोगे तो एक रिप्रेजेंटेशन है, 0B बाइनरी का, 0X हेक्सा का। अभी क्या है हमने कहा देख लेते हैं क्या है। अभी एरर है, और इस एरर को टाइम देकर पढ़ो कि एरर क्या आई है हमारी, है ना? क्या लिखा है? लीडिंग जीरो इन डेसिमल इंटीजर्स लिटरल्स आर नॉट परमिटेड। क्यों परमिटेड नहीं है? क्योंकि या तो 0O लगाओ, या 0X लगाओ, या 0B लगाओ। चलिए, तो अब सर अगर मुझे कभी ऐसी जरूरत पड़ गई तो, अगर मुझे ऐसी कभी जरूरत पड़ गई तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा स्ट्रिंग के साथ काम करना। आप नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, फिर स्ट्रिंग को अपेंड करेंगे, शुरू में 0 तब दिखाएंगे। इंटीजर के साथ कभी भी स्टार्टिंग 0 से नहीं हो सकती। ठीक है, स्ट्रिंग में रखकर फिर हम कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलो, तो ये एरर आएगी, ये नहीं चलेगा। यही हमें यहाँ से सीखना था। क्यों आएगी इसका आंसर मैंने आपको इससे पहले वाले प्रोग्राम में बता दिया। अच्छा सर, किसी नंबर का बाइनरी हम देखना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने 50 लिखा, अब मुझे 50 का बाइनरी चाहिए। एक तो है कि आप किसी नंबर का बाइनरी खुद लिखेंगे और उसका जो डेसिमल होगा वो प्रिंट हो जाएगा। इस बार आपको एक डेसिमल दिया जा रहा है 50, और आपसे ये कहा जा रहा है इसका बाइनरी निकालिए, और आउटपुट में बाइनरी ही प्रिंट होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए आउटपुट में प्रिंट।
तो कैसे करेंगे? तो क्या ऐसे करें? तो मैंने ए प्रिंट कराया, तो क्या इसके पहले मैं 0B लगा दूं ऐसे करके? तो ये प्रीफिक्स 0B, 0X, 0O ये लिटरल के साथ अलाउड हैं, वेरिएबल के साथ अलाउड नहीं है। अगर कोई वेरिएबल आपको बाइनरी के साथ लिखना है या हेक्सा के साथ लिखना है तो ये ट्रिक काम नहीं करती, क्योंकि ये किसके साथ अलाउड है? लिटरल। लिटरल मतलब वैल्यू के साथ अलाउड है, पर वेरिएबल के साथ कैसे होगा फिर? तो भाई हम सीख रहे हैं। तो अब हमें क्या मिला? एक फंक्शन है जिसका नाम है बाइनरी। प्रोनाउंस करेंगे बाइनरी, नाम होगा बिन। बिन फंक्शन के अंदर हम पास करेंगे अपना डेसिमल इंटीजर। ये फंक्शन क्या करेगा? इस इंटीजर डेसिमल का बाइनरी बनाकर आपको दे देगा। मान लीजिए आपने इसे बी वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अच्छा, अगर मैं बी को प्रिंट कराता हूं तो क्या आउटपुट आएगा? 50 आएगा या फिर बाइनरी प्रिंट होगा? ऐसा आप चाहते हो? भाई ऐसा आप चाहते हो कि हम ए का जो बाइनरी बने बी में आ जाए और फिर जब प्रिंट करें तो प्रिंट हो जाए। लेकिन आप एक बात भूल गए, अभी 10 मिनट पहले ही पढ़ाई थी कि जब प्रिंट को आप कोई भी प्रिंट करने को देते हैं तो वो क्या बना देता है उसका? डेसिमल। तो फिर कहाँ रहा बाइनरी? जब बी बाइनरी है और जैसे ही प्रिंट के पास जाएगा, प्रिंट उसका फिर से क्या बना देगा? डेसिमल। तो फिर फायदा क्या पढ़ने का सर? बाइनरी बन गया, हम देख ही नहीं पाएंगे फिर तो वैसे। तो अब बहुत ध्यान से सीखेंगे। अगर मैं प्रिंट को कोई स्ट्रिंग प्रिंट करने को दूं तो क्या इस स्ट्रिंग का भी बाइनरी या डेसिमल बना के प्रिंट करेगा? नहीं। अगर मैं स्ट्रिंग के अंदर मान लीजिए ऐसे लिख दूं 0B110, तो क्या अभी भी प्रिंट इसका डेसिमल बनाएगा? नहीं। लेकिन अगर मैं इस चीज को एज इंटीजर देता तो अब क्या बना देगा इसका ये? ठीक है। तो अब बिन फंक्शन इस बात को जानता है। बिन फंक्शन क्या करता है? आपको बाइनरी वापस करता है, लेकिन वो इंटीजर में नहीं आता, स्ट्रिंग में आता है। तो जब मैं बी को चेक करूंगा और बी का टाइप निकालूंगा, टाइप ऑफ बी, तो ये इंटीजर होगा ही नहीं, ये कौन होगा? स्ट्रिंग होगा। और उस स्ट्रिंग के अंदर क्या होगा? जो हमारा 50 है उसका बाइनरी रख दिया गया होगा। अगर ये इंटीजर होता तो वही होता जो आपने इससे पहले वाले प्रोग्राम में बताया था कि प्रिंट नहीं छोड़ता है इसे, यहाँ पर जो भी इंटीजर प्रिंट होने आएगा डेसिमल बनेगा। लेकिन अगर वो स्ट्रिंग है, अगर वो फ्लोट है, तो कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसा प्रिंट कर देंगे, है ना। इसीलिए बिन फंक्शन क्या कर रहा है? बाइनरी बनाकर स्ट्रिंग में दे रहा है। तो अब तो बाकी और भी कर लेंगे। हमने कहा अगर मुझे किसी नंबर का ऑक्टल चाहिए तो ऑक्ट फंक्शन है, इसमें आपने नंबर दे दिया, ये इसका ऑक्टल बनाकर आपको वापस कर देंगे, एज ए स्ट्रिंग वापस करेगा, है ना। इन बातों का ध्यान रखें। हमारा 0 को। और अगर मुझे हेक्सा चाहिए तो हेक्स नाम का फंक्शन होगा, इसमें नंबर दे दो, ये आपका हेक्सा आ जाएगा। चलिए अब आते हैं अपने जो मेन टॉपिक था जिसकी वजह से ये सब हमें पढ़ना पड़ गया, बिट वाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर पहले मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है काफी लोगों की लाइफ में ये पहली बार आए होंगे। होते तो सी में भी हैं, C++ में, जावा में, होते सब में है, बट शायद हम नहीं पढ़ते हैं या नहीं पढ़ाए जाते हैं, जो भी वजह है। तो एक बार लिख लेते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर पाइथन में एक होता है हमारा बिटवाइज एंड। बिटवाइज एंड का सिंबल होता है M%, वन टाइम M%। एक होता है बिटवाइज और,
और बिटवाइज और का सिंबल होता है पाइप सिंबल, 1 टाइम 5। एक होता है हमारा बिटवाइज एक्सॉर। बिटवाइज एक्सॉर का सिंबल होता है हैट, HAT, हैट, हैट सिंबल। अब बोलोगे सर कहाँ है कीबोर्ड में हैट सिंबल, हमें तो कभी देखा ही नहीं है। शिफ्ट की को 6 नंबर के साथ प्रेस करो तो ये तो जान पहचान का है, हैट बन गई हैट ऊपर की तरफ। तो इसको कुछ लोग कैप कह देते हैं, कैप या हैट एक ही बात है, ज्यादातर लोग इसे हैट बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक्सॉर हो गया। एंड लॉस, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सॉर, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। इसका सिंबल होता है 2 टाइम लेस देन, है ना, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। एक होता है बिटवाइज राइट शिफ्ट, 2 टाइम्स राइट एरो। तो ये हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर का यूज होता है बूलियन अलजेब्रा में। बूलियन अलजेब्रा, जब आपने कभी फिजिक्स पढ़ी होगी तो उसमें गेट पढ़े होंगे, एंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, सेमी कंडक्टर प्रोग्रामिंग, फ्लिप फ्लॉप, कभी सुना होगा नाम। तो अगर मैं फ्लिप फ्लॉप के लिए, सेमी कंडक्टर के लिए, या ऑन एंड गेट, नॉर गेट के लिए कोड बनाऊंगा, तो उन पर जब ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं तो बिटवाइज के थ्रू ही परफॉर्म होते हैं। तो वन वर्ड में मैं ये बोलूंगा, सिग्नल प्रोसेसिंग। सिग्नल प्रोसेसिंग में हम बिटवाइज ऑपरेटर का ज़्यादा यूज करते हैं। डे टू डे प्रोग्रामिंग में इसका कोई खास यूज नहीं है, लेकिन अगर हम सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए कुछ कोड बनाते हैं तो इसका काफ़ी यूज होता है। फिजिक्स में एक टॉपिक कभी सुना होगा आपने, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का अगर आप कोड बनाएंगे पाइथन में या किसी भी लैंग्वेज में बनाएंगे तो उसमें बिटवाइज ऑपरेटर का यूज होगा। एक शब्द शायद सुना होगा आपने, एम्बेडेड प्रोग्रामिंग या आईओटी प्रोग्रामिंग। तो एम्बेडेड या आईओटी प्रोग्रामिंग में इनका काफी यूज हमारा होता है। ठीक है, चलिए हम लोग, अगर हम बात करें, हम सब लोग क्लास में जो बैठे हुए हैं, हम में से शायद ही कोई सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर पढ़ने आया होगा, पाइथन के लिए। शायद ही हम में से कोई आईओटी और एम्बेडेड के लिए पाइथन पढ़ने यहाँ पर आया होगा। आप में से ज्यादातर लोग पाइथन पढ़ने आए होंगे ऑटोमेशन के लिए, या डेटा एनालिटिक्स, या फुल स्टैक, या एआई के लिए। इन सब में अगर कोई पूछे आपसे बिटवाइज का कहीं यूज है, तो फुल स्टैक में बिटवाइज का कहीं यूज नहीं है। तो अगर हम फुल स्टैक डेवलपर हैं तो शायद हमारी आज ये पहली और आखिरी क्लास होगी बिटवाइज देखने की, इसकी दोबारा कभी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर हम डेटा एनालिटिक्स, एआई वगैरह पढ़ रहे हैं तो इनका यूज होता है, डेटा एनालिटिक्स में इनका यूज होता है। जब इनको हम आज पढ़ रहे हैं और जिस दिन आपको डेटा एनालिटिक्स पढ़ाई जाएगी, जब वो स्टार्ट होगा मॉड्यूल, तो उस दिन भी आपको ये चीजें वहां पर दिखाई देंगी। ठीक है, चलिए तो एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। तो बिटवाइज ऑपरेटर का पहला रूल है, सिर्फ इंटीजर के साथ चलते हैं, फ्लोट के साथ नहीं चलते, स्ट्रिंग के साथ नहीं चलते। वर्क विद इंटीजर्स ओनली। तो पहले मैं शुरू के 3 पढ़ाता हूँ, उसके बाद बात के 2। तो मैंने लिखा है यहाँ पर प्रिंट 4 बिटवाइज एंड 5। अब इनके बीच में स्पेस आप लगाएंगे नहीं लगाएंगे मैटर नहीं करता, नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा, लगा देंगे तो भी चल जाएगा। बिटवाइज और 5, बिटवाइज एक्स और। अब इनको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, दो रिप्रेजेंटेशन जो मैंने अभी 4 पढ़ाए,
उनमें से दो रिप्रेजेंटेशन की नॉलेज थोड़ी सी होनी चाहिए। एक है डेसिमल, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो आप नंबर लिख रहे हैं ये डेसिमल ही तो हो गया, है ना। और दूसरा है इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कोई आपसे पूछे बिट, बिट का मतलब क्या होता है? बिट मतलब क्या है बिट का? जानते तो सभी हैं, ये तो मुझे ही पता है, सबको कुछ ना कुछ पता ही होगा। कोई डिफाइन करने को बोल दे कि बिट क्या है, घर में आपके मान लो कोई छोटा भाई बहन है, चौथी पांचवी क्लास में कंप्यूटर का चैप्टर आया, उसने ये वर्ड पढ़ा बिट, उसका क्या बताओगे बिट? भाई जो आप सोच रहे हो उसको समझ ही नहीं आएगा फिर। हाँ सही बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, तो अगर हम बात करें तो उसको घर में जो छोटा भाई बहन आपके, उसको कैसे बताओगे कि देखो कोई मूवी है या कोई इमेज है, तो वो हमारा एमबी में होगी। कोई इमेज है एचडी क्वालिटी की तो 100 MB 200 MB, कोई मूवी है तो जीबी में हो सकती है, एचडी क्वालिटी की मूवी है तो। कोई टेक्स्ट फाइल है तो केबी में होगी। तो जीबी, एमबी, केबी, टीबी, हार्ड डिस्क टीबी में आती है। फिर टीबी के बाद और भी आगे यूनिट होती हैं, जेटाबाइट होती है ना, पेटाबाइट होती हैं। अब थोड़ा पीछे चलो, जीबी से पहले एमबी, एमबी से पहले केबी, केबी से पहले, केबी से छोटी यूनिट क्या होगी मेमोरी की? बाइट। बाइट से छोटी यूनिट, बिट से छोटी कुछ नहीं है। तो अब हम क्या बोलेंगे? बिट इक्वल टू स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। तो यूनिट ऑफ मेमोरी सही है, लेकिन अगर मैं उसमें लगा दूं स्मॉलेस्ट तो और ज्यादा अच्छी डेफिनेशन बन जाती है। तो बिट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, तो बिट कहते हैं। वो 3 या 4 हो गया, उससे छोटा तो बिट ही है, सबसे छोटा तो बिट हो गया। तो बिट और बाइट के बीच में और भी होते होंगे, है ना। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो डेसिमल हमारा 4 है। 4 का बिट रिप्रेजेंटेशन, दैट इज बाइनरी रिप्रेजेंटेशन अगर मैं लूं, तो हम क्या लिखेंगे? 0 0। सॉरी, 4 से क्यों शुरू करें, 1 से ही करते हैं या 0 से ही करते हैं। 0 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 0 0। तो 2 बिट का कॉम्बिनेशन क्यों लिया? क्योंकि कंप्यूटर में बाइनरी नंबर 2 होते हैं, ये 2 की पावर पे चलते हैं। जब भी बाइनरी लिखा जाता है तो ज्यादातर कंप्यूटर बाइनरी नंबर को 2 की पावर में ही एक्सेप्ट करते हैं। जैसे आपके पास अगर 3 बिट हैं, तो 3 बिट नहीं, या तो 2 की पावर 1 या 2 की पावर 2 या 2 की पावर 3 के फॉर्मेट में आप नंबर लेकर आओ। ठीक है, यानी 4 बिट लगेंगी, शुरू में एक 0 बिट लगा दो। ठीक है, चलो फिलहाल 1 बताओ, 1 का बाइनरी क्या होगा? 0 1। 2 का बाइनरी क्या होगा? देखो हम अभी सिर्फ एक ट्रिक लगाकर इसको समझ पा रहे हैं, इसका प्रॉपर मैथमेटिकल फार्मूला होता है। ठीक है, वो आप अपने लेवल पर पढ़ सकते हैं, तो वो हमारा पार्ट नहीं है पाइथन का। अब देखो अगर मैं देखूं तो शुरू के 4 नंबर को मैं 2 बिट से दिखा पाऊंगा। अगर मैं 4 डेसिमल का बाइनरी बनाना चाहूँ तो जितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल थे 0 और 1 के सारे पूरे हो चुके हैं। अब आपको अगली बिट चाहिए, लेकिन आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि 2 ही बिट है बाइनरी के अंदर, 0 और 1। अब आपको बिट की लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। तो अभी हम 3 कर देते हैं, लेकिन इन जनरल क्या होगी? 4 होगी, 2 के बाद 4, 2 की पावर में चलेगा। तो अभी हमने मान लो कर दिया 1 0 0। अगर आप किसी प्रोग्राम से पूछेंगे तो वो 0 1 0 0 निकाल कर देगा। कंप्यूटर में जो कैलकुलेटर होता है या मोबाइल में जो कैलकुलेटर होता है वो 0 1 0 0 निकाल कर देगा। ठीक है, चलो फिलहाल 5, 5 का बाइनरी क्या होगा? 1 0 1। 6 का बाइनरी पैटर्न देखो, ट्रेन डेट दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा कहाँ से निकल रहे हैं। 1 1 0। और 7 का बिट के निकलेगा 1 1 1। अब 8 के लिए आपको कम से कम 4 बिट चाहिए होंगे, 3 से काम नहीं चलेगा। अब डॉट 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 डॉट, चलो 4 बिट वाइज एंड 5। तो 4 का पहले क्या लिखेंगे? बाइनरी कितना है? 1 0 1। 5, 5 का बाइनरी, जैसा 4 का गलत लिख दिया, 4 का है 1 0 0, 1 0 0।
5 का 101। अब क्या करो, इन दोनों का बिट वाइज एंड करो। 4 की हर बिट का 5 की हर बिट के साथ एंड ऑपरेशन करना है। क्या कंसीडर करते हुए, जब दोनों बिट 1 होंगी तो रिजल्ट बिट 1 आएगी। फिर समझेंगे बिट वाइज एंड कैसे कंप्यूट किया जाता है। 2 बिट के साथ किया जाता है। अगर दोनों बिट 1 है तो रिजल्ट बिट 1 आएगी, अदरवाइज रिजल्ट बिट 0 आएगी। अदरवाइज रिजल्ट बिट 0। दोनों बिट 1 होने पर रिजल्ट बिट 1 होगी। तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा, 0, इन दोनों का ये। अब जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट किसी नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा। किस नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है ये, तो इसका आउटपुट आएगा 4। यही है बिटवाइज एंड। अब बिटवाइज और का कंप्यूटेशन कैसे किया जाता है, इसकी ट्रुथ टेबल क्या है। कोई भी बिट 1 होने पर रिजल्ट बिट 1 आती है। कोई भी बिट 1 होने पर रिजल्ट बिट 1 आती है। तो देखो ट्रिक वही है जो लॉजिकल एंड और लॉजिकल और की थी। बस ये मान लो कि वहां पर ट्रू को 1 और 0 को फॉल्स, तो ये वाला वो वाला एक ही जैसा आपको फील देगा। वहां पर लॉजिकल एंड में क्या होता था, दोनों ट्रू होने पर रिजल्ट ट्रू आता था। अब यहाँ पर ट्रू का मतलब क्या मान लो दिमाग में, 1। दोनों 1 होने पर रिजल्ट क्या आएगा, 1, अदरवाइज फॉल्स। लॉजिकल और में क्या पढ़ाया गया था, कोई भी एक ट्रू होने पर रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। यहाँ पर क्या कहो, कोई भी एक 1 होने पर रिजल्ट क्या आएगा, 1। सेम पैटर्न है ना। तो अब बताओ 0 और 1 क्या आएगा, 1। 0 और 0, 0। 1 और 1, 101। किस नंबर का बाइनरी है ये, इसका रिजल्ट आ गया 5। अब बिटवाइज एक्सऑर। बिटवाइज एक्सऑर का कॉन्सेप्ट कहता है, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव और। एक्सऑर का नाम एक्सऑर है एक्सक्लूसिव और से, ठीक है। इसका ट्रुथ टेबल ये है कि जब दोनों बिट अपोजिट होती हैं तब रिजल्ट बिट 1 आती है। जब दोनों बिट अपोजिट होती हैं, एक 0 है दूसरी 1 है, तो रिजल्ट बिट 1 आएगी। एक 1 है दूसरी 0 है, तो रिजल्ट बिट 1 आएगी। लेकिन अगर दोनों बिट सेम है तो रिजल्ट बिट क्या आएगी, 0। दोनों बिट 0 है, रिजल्ट 0। दोनों बिट 1 है, रिजल्ट 0। क्योंकि दोनों बिट अपोजिट होने पर, अलग अलग होने पर ही क्या आएगी, रिजल्ट बिट 1 आएगी। दोनों बिट सेम होने पर 0 आता है। तो अब बताओ 0 एक्सॉर 1 क्या आएगा, 1। यहाँ पर, यहाँ पर, अब ये किस नंबर का बाइनरी बना, तो यहाँ पर रिजल्ट आना चाहिए 1। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊं तो ये 451 आ जाना चाहिए। अब ये क्वेश्चन आपको नहीं लगता कि अगर किसी एग्जाम में दे दिए जाएं तो हमारा अच्छा खासा टाइम खराब कर जाएंगे। मैंने तो जानबूझकर छोटे नंबर 4 5 के साथ ले लिया। कोई यहाँ पर ये 40 कर दे, 5 का 50 कर दे, तो कहाँ तक लिखेंगे। पहले तो 40 और 50 का बाइनरी पता होना चाहिए। फिर जो 40 50 का बाइनरी होगा वो शायद 3 बिट में आएगा भी नहीं, हो सकता है वो हमारा 8 बिट में आए। तो उन 8 बिट को ऐसे करके करना, कंसंट्रेशन भी अच्छा चाहिए, है ना। तो टाइम बहुत ज्यादा इसमें लग जाएगा। तो अगर किसी भी एग्जाम में बिट वाइज ऑपरेटर इस तरह से आते हैं तो उनको कोशिश करो लास्ट में अटेम्प्ट करो। क्यों, क्योंकि जब आप इन्हें करने जाओगे और नंबर ये आपके छोटे छोटे हैं तब तो चलो ठीक है, अगर ये नंबर बड़े हो गए तो आपका टाइम खराब करने के लिए क्वेश्चन रखा गया है। आपको ये देखना होगा कि आता हुआ भी मुझे छोड़ना पड़ रहा है तो छोड़ दो। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से हो सकता है 5 क्वेश्चन जो और कर पाते वो रह जाएंगे, टाइम शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, कैलकुलेटर अलाउड है तो बिल्कुल करो।
कैलकुलेटर अगर अलाउड है तो कैलकुलेटर से बिल्कुल करना चाहिए आपको ये सारे ऑपरेशन, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर आता ही है, अब तो सारे कैलकुलेटर साइंटिफिक ही हैं एक तरीके से, है ना। चलो अब बात करते हैं तीसरा वाला, बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिट वाइज राइट शिफ्ट। बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट, मान लीजिए 4 लेफ्ट शिफ्ट 1, इसको कैसे पढ़ेंगे, 4 लेफ्ट शिफ्ट 1। अब इसका मीनिंग क्या है वो समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, 4 का बिट रिप्रेजेंटेशन लिखिए। तो 4 का ये हो गया 1 0 0, बहुत आसान है। अब ये कह रहा है कि बस आप एक काम करो कि 4 का जो बिट रिप्रेजेंटेशन आया है, हर बिट को एक एक पोजीशन लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दो। लेफ्ट की तरफ क्या कर दो, शिफ्ट कर दो, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट, वो तो लेस देन का ऑपरेटर हो गया। लेफ्ट शिफ्ट में 2 बार हमारा लेस देन वाला सिंबल हो। तो क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब हो गया कि 4 का या जो भी नंबर यहाँ पर लिखा है उसका बिट रिप्रेजेंटेशन निकालो और उसके बिट रिप्रेजेंटेशन में एक एक बिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दो। क्या करते हैं, ये वाली इधर शिफ्ट होगी तो ये यहाँ आ गई, ये वाली इधर आ गई, ये वाली इधर आ गई। अब सर यहाँ पर जो बैकएंड प्लेस हो गया है, तो यहाँ पर 0 बिट को ऐड करा जाएगा। जो बैकएंड प्लेस है उसको फिल कर देंगे किससे, 0 से। तो अब बताओ, जो फाइनल आउटपुट आपका आया वो आया 1 0 0 0। तो ये किस नंबर का बाइनरी है, 8। तो इसका आंसर है 8। बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें। नंबर का बाइनरी आना चाहिए और उस बाइनरी में अब आपको शिफ्टिंग करनी है। चलो अब मान लीजिए सर, रुको अभी, यहाँ मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 लिख दिया होता, तो क्या मतलब होता है इसका, 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखना है और हर बिट को 2 पोजीशन शिफ्ट करना है लेफ्ट की तरफ। 2 पोजीशन शिफ्ट करना है, तो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना बिट के लिए। कितनी कितनी पोजीशन से वो ये बताएगा कि कितनी पोजीशन से शिफ्ट करना है। तो अब सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये एक पोजीशन शिफ्ट हो ही गया, एक और करो, तो कितना आ जाएगा, ये 0 इधर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ आ गया, 1 ये आ गया और खाली जगह पड़ी, यहाँ पर 0 ऐड हो गया। तो 1 0 0 0 0। तो ये किसी नंबर का बना होगा बाइनरी, देखते हैं किसका बना है, कितने का बना, 16 का हमारा ये बना। अब सर ये तो बहुत टिपिकल हो जाएगा। मान लो आप हमसे ऐसे कह दो, तो इसका मतलब 4 का बाइनरी लिखो, उसको 3 पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट करो। अब जो बनकर आएगा क्या पता किसका बनकर आएगा, इतना याद थोड़ी नहीं है किसी को। तो हमने कहा याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें एक ट्रिक है जो काम कर जाती है। अगर ये एग्जाम में आ जाए तो तुरंत अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि इसमें कोई समय आपका नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा, मान लो सर ये 4 का 40 हो जाए, तो हम तो ऐसा अटेम्प्ट भी नहीं करेंगे, इतना बड़ा नंबर बाइनरी का याद भी नहीं है हमारे लिए। तो ट्रिक समझते हैं, क्या ट्रिक है, बाकी सब मैं हटा दे रहा हूँ। तो ट्रिक इसकी है कि जब आप 4 को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं 1 पोजीशन, तो इसका मतलब है इस 4 का मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है। कितना आ गया, 8। अभी और करते हैं, जब 4 का लेफ्ट शिफ्ट करते हैं 2 से, तो इसका मतलब है 4 की मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और जो रिजल्ट आए उसकी फिर से मल्टीप्लाई कर दो 2 से। क्यों दोबारा क्यों करी, क्योंकि 2 बिट शिफ्ट करना है।
एक बार बिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होने पर मल्टीप्लाई टू वाला रिजल्ट आ जाता है। जब 2 बार करेंगे तो फिर 2 बार मल्टीप्लाई टू का रिजल्ट आ जाएगा। अब कितना आएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16। अब जरा इसमें लगाओ ये ट्रिक, 4 का लेफ्ट शिफ्ट 3 करेंगे तो एक बार करने पर 2 से मल्टीप्लाई रिजल्ट आ जाता है, एक बार और करेंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई, एक बार और करेंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई। अब रिजल्ट कितना आया है, देखो क्या आ रहा है इतना। चलो अब थोड़ा सा प्रैक्टिस आपकी करवाता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया होता 5 और यहाँ लिख दिया होता 4, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। एक्स एग्जैक्टली कैसे पीछे निकाला जाएगा वो आपको पता है, लेकिन ट्रिक के थ्रू कैसे अगर इसको कंप्यूट करना हो लेफ्ट को, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। फाइव मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, 4 बार करना है क्योंकि 4 लिखे हैं यहाँ पर। 10 30 40 80। अब करो कितना बड़ा नंबर हो यहाँ पर और कितने पोर्शन शिफ्ट करना हो, क्या फर्क पड़ता है। मल्टीप्लाई टू ही करना है, इसमें हमारी और आपकी नहीं चलेगी, जो ट्रिक है उसमें मल्टीप्लाई टू है। चलो अब राइट शिफ्ट, मैंने लिखा 4 राइट शिफ्ट 1। तो 4 का बाइनरी होता है 1 0 0, एक एक बिट को राइट शिफ्ट करना है। तो ये वाला 1 इधर आ जाएगा, ये वाला 0 इधर आ जाएगा। अब ये वाला 0 फ्रेम से बाहर हो गया है ना, अब ये बाहर हो जाएगा और यहाँ पर जो एक बैकएंड प्लेस हुआ है इसे 0 से फिल करना है, फिल 0 से ही करना है। लेकिन शुरू में 0 लगाने से किसी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन फर्क नहीं पड़ता। तो अब 100 को बाई 1 बिट राइट की तरफ शिफ्ट करा जाए तो इसका रिजल्ट आएगा 010। तो अब बताओ 010 किस नंबर का बाइनरी है। ठीक है, ट्रिक बता देते हैं, अंदर क्या है वो समझ में आएगा। ट्रिक है इसकी फ्लोर डिवीजन बाई 2, फ्लोर डिवीजन बाई 2। फ्लोर शब्द बोलना जरूरी है, क्यों जरूरी है, हमने कहा देखो 5 राइट शिफ्ट 2। अब आप बोलोगे डिवाइड बाई 2 का लॉजिक चलता है तो 5 को 2 से भाग करने पर 2.5 आएगा, लेकिन अगर फ्लोर डिवीजन लोगो तो कितना आएगा 2, तो इसका रिजल्ट अभी भी कितना आएगा 2। 1 से करेंगे ठीक है, और अगर 2 बार करेंगे तो जो रिजल्ट आया उसका फिर से फ्लोर डिवीजन कर दो। तो अब 2 इसका रिजल्ट आया, उस 2 में फिर से आप 2 का डिवाइड कर दो फ्लोर वाला तो क्या आएगा। अच्छा मान लीजिए मैं यहाँ लिख दूं 50 राइट शिफ्ट 4, फ्लोर डिवाइड बाई 2 का लॉजिक चलेगा। बताओ क्या आंसर आएगा इसका। 50 का फ्लोर डिवीजन करो पहले 2 से, कितना आया 50 का, अगर मैं डिवीजन 2 से करूं तो कितना आएगा फ्लोर डिवीजन 25। अब 25 का फिर 2 से फ्लोर डिवीजन करो कितना आएगा 12। 2 बार कर दिया डिवीजन आपने। अब 12 का फिर से फ्लोर डिवीजन 2 से लो कितना आ गया 6। 3 बार कर दिया आपने। अब 6 का फिर से फ्लोर डिवीजन 2 करो कितना आ गया 3। 4 बार करना था क्योंकि आपने 4 लिखा है यहाँ पर। ये लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट की हैबिट हमारी नहीं है, लेकिन इनकी हैबिट अगर हमारी पड़ जाए तो हमारे प्रोग्राम की एफिशिएंसी बेटर हो जाती है। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ उसको देखो, अगर कभी आपको
मान लीजिए मल्टीप्लाई बाई 2 का लॉजिक चाहिए, जैसे 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, कितना आंसर आएगा इसका? 5, 10, 20, 40, 80 और एक और कर दो, चलो 160 आ गया। सोचो अगर मैं इस काम को ऐसे कर दूं, लेफ्ट शिफ्ट और यहाँ पर क्या लिख दूं 5, इंटरनली इसका मतलब भी तो वही है। इन दोनों का अगर मैं एग्जीक्यूशन टाइम अलग अलग निकाल पाऊं किसी तरह से, तो आप देखेंगे इसमें ज्यादा समय लगा है रिजल्ट लाने में, इसमें समय आपका बहुत कम लगा होगा। तो जब रिकर्सिवली बार बार मल्टीप्लाई बाई 2 करना हो किसी एक नंबर का, किसी नंबर का रिकर्सिवली बार बार मल्टीप्लाई बाई 2 करना हो, तो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन की जगह आप लेफ्ट शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। लेकिन ये सुविधा सिर्फ मल्टीप्लाई बाई 2 के साथ होगी। अब बोलो सर मुझे 3 से करना था तो क्या करूं? कुछ नहीं है, फिर लिखना ही पड़ेगा, कोई और ट्रिक नहीं है। सिर्फ मल्टीप्लाई बाई 2 एक स्पेशल केस हो गया जहां पर आप अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते। ठीक है, 3, 4, 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है बार बार, कोई ट्रिक नहीं है, आपको मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी। अब इसी तरह से अगर किसी नंबर को आप फ्लोर डिवाइड बाई 2 करते हैं बार बार, तो रिजल्ट आया आपका 12, कितने का रिजल्ट आएगा? 50, 50, 25, 25 के बाद 12। अब इसी काम को ऐसे ना करके अगर मैं ऐसे कर देता 100 राइट शिफ्ट, कितना करूं, कितनी बार लिखना है यहाँ पर? 3, सेम रिजल्ट आ जाए। तो रिकर्सिवली मल्टीप्लाई बाई 2 किसी नंबर का करना हो तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को आप यूज कर सकते हैं। रिकर्सिवली फ्लोर डिवाइड बाई 2 अगर करना है किसी नंबर के साथ, तो आप राइट शिफ्ट जो ऑपरेटर है इसका यूज कर सकते हैं। हमारी हैबिट नहीं होती है, वरना ये बहुत यूज होते हैं। किस जगह पर बहुत यूज होंगे? जहां पर आपका जो हार्डवेयर है बहुत स्ट्रांग नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि मुझे किसी फ्लिप फ्लॉप के अंदर या किसी सेमीकंडक्टर के अंदर या किसी चिप के अंदर या ट्रैफिक जो सिग्नल होते हैं उनके अंदर या लिफ्ट के अंदर कोई प्रोग्राम चलाना है जिसमें कुछ ऐसा कुछ करना है, तो वहां पर कोई हमारा i7 और i5 प्रोसेसर नहीं लगे हुए हैं। वहां पर बहुत छोटे छोटे माइक्रो कंट्रोलर लगे हुए हैं, और उन माइक्रो कंट्रोलर को अगर हम कंप्यूटेशन के लिए यूज करेंगे तो बहुत स्लो होती है वो। तो हम उस जगह पर इनका यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइड बाई 2 के लिए, रादर देन इन दो अप्रोच का यूज। अगेन घूम फिर कर हम कहाँ पहुंच गए? इलेक्ट्रॉनिक्स पे पहुंच गए। वो इलेक्ट्रॉनिक्स ही तो है, एम्बेडेड आईओटी तो वही तो है, ट्रैफिक सिग्नल लिफ्ट, तो उन्हीं में इनका यूज है ज्यादा बार अगर हम देखें तो। ठीक है, लेकिन हम लोग अपनी डे टू डे प्रैक्टिस करने के लिए अगर इनका यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। ठीक है, चलो ये हो गया हमारे भाई बिट वाइज ऑपरेटर। ऑलमोस्ट ऑपरेटर जो हमें पढ़ने थे मैंने पढ़ाए आपके लिए। अगर मैं रिकॉल करूं तो असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा दिया मैंने। असाइनमेंट ऑपरेटर पहला था हमारा सिंपल असाइनमेंट, दूसरा मल्टीपल, तीसरा चेन्ड, चौथा कंपाउंड। 4 तरह का असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ाया। उसके बाद अर्थमेटिक, अर्थमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन से थे? अर्थमेटिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, पावर। डिवीजन में 3 थे, ट्रू डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और रिमाइंडर डिवीजन। उसके बाद फिर आज पढ़ाया मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन में लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। उसके बाद फिर मैंने आपको पढ़ाया लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स में लॉजिकल एंड पढ़ा, लॉजिकल और पढ़ा और लॉजिकल नॉट पढ़ा। इन तीन में दो तो बाइनरी हैं, एंड और जो नॉट है वो यूनरी ऑपरेटर है, उसको एक ही ऑपरेंड चाहिए अपना काम करने के लिए। उसके बाद अभी हमने बिट वाइज ऑपरेटर कंप्लीट किया है। बिट वाइज ऑपरेटर इंटीजर पे चलते हैं, फ्लोट स्ट्रिंग पर नहीं चलते हैं। और उसके बाद हमारा जो बिट वाइज हैं, अलग अलग तरह के देखे बिट वाइज,
और बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सॉर, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट। ठीक है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देखिए। अब एक ऑपरेटर है हमारा जिसका नाम है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर पाइथन में थोड़ा अलग है। सी और जावा में, सी प्लस प्लस में टर्नरी ऑपरेटर जैसा होता था वैसा पाइथन में नहीं है। वहां पर कैसे होता था, क्वेश्चन मार्क और कॉलन के कॉम्बिनेशन से आप इनको क्या यूज करते थे, एज अ टर्नरी ऑपरेटर यूज करते थे। पाइथन के अंदर इन दोनों को हम कंबाइन करके टर्नरी ऑपरेटर नहीं बनाते हैं। तो पाइथन में टर्नरी ऑपरेटर बनाने के लिए आपको पहले इफ एल्स का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो जब आपको इफ एल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया जाएगा तो फिर आपको टर्नरी ऑपरेटर जो रह गया है वो भी आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में एक पॉइंट और, सर ये बाइनरी जो बिट वाइज है उनको छोड़कर जो आपने पढ़ाया अर्थमेटिक, कंपैरिजन और उसके बाद आपका लॉजिकल ऑपरेटर, क्या ये इंटीजर के अलावा फ्लोट पर, स्ट्रिंग पर काम करते हैं? फ्लोट पे करते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो अर्थमेटिक ऑपरेटर इंटीजर पे चलेगा, फ्लोट पे भी चलेगा, लेकिन स्ट्रिंग पे नहीं चलता। तो स्ट्रिंग पर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आपके नहीं चलते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि मेरे पास दो स्ट्रिंग हैं, मुझे इनका डिफरेंस निकालना है। आपने लिख दिया हाय माइनस हेलो, तो आपने सोचा एच दोनों में से कॉमन है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एरर आ जाएगा, अनसपोर्टेड। आप दो स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पावर नहीं निकाल सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, फ्लोर डिवीजन नहीं कर पाएंगे, रिमाइंडर डिवीजन भी नहीं कर पाएंगे। सर जो हो सकता है वो आप बता नहीं रहे हैं, बाकी सब बता रहे हैं। जो हो सकता है वो ये है, लेकिन इसका मतलब अर्थमेटिक नहीं होता है, इसलिए मैं इसे नहीं बता रहा था पहले। इसका मतलब अर्थमेटिक नहीं होता है, इसका मतलब होता है कॉन्कैटिनेशन। तो पाइथन में जब हम प्लस ऑपरेटर का यूज दो स्ट्रिंग के साथ करते हैं तो इसका बिहेवियर वो नहीं है जो हम लोगों ने अभी देखे अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसका बिहेवियर बदल गया और ये अब क्या करता है, दो स्ट्रिंग को कॉन्कैट कर देता है, लेकिन अर्थमेटिक में काम नहीं कर रहा है। तो स्ट्रिंग के साथ अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं चलते हैं, फ्लोट के साथ चलेंगे। दो फ्लोट को आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई पावर डिवाइड जो आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है सर कंपैरिजन। ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, क्या ये दो स्ट्रिंग के साथ चलते हैं? दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना, दो इंटीजर को तो कर ही सकते हैं, दो फ्लोट को कर ही सकते हैं, क्या दो स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं? आप सोचो, जीमेल वाला आपकी ईमेल आईडी, आपकी बताई गई ईमेल आईडी से मैच ही कर रहा होगा, तो ईमेल आईडी स्ट्रिंग नहीं है आपकी। पासवर्ड मैच हो रहा है तो पासवर्ड स्ट्रिंग नहीं होगा, तो स्ट्रिंग तो मैच होती ही होगी। हाँ, क्वेश्चन ये पूछेंगे क्या वो ग्रेटर और लेस कंपेयर होती है? इक्वल कंपेयर तो होगी, इसमें तो मुझे कोई डाउट नहीं लग रहा है। एबीसी क्या एबीसी के बराबर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। केस सेंसिटिव स्ट्रिंग में जब कंपैरिजन होता है इक्वल टू वाला तो केस सेंसिटिव होता है, तो ये फॉल्स आ जाएगा। अब बात आती है ग्रेटर देन लेस देन, तो आंसर इज यस। स्ट्रिंग में लेस देन और ग्रेटर देन कंपैरिजन भी होता है। ठीक है, तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पर अजय इज ग्रेटर देन अभिषेक, अब स्ट्रिंग में ग्रेटर देन कंपैरिजन स्ट्रिंग की लेंथ के हिसाब से नहीं करते हैं। आसान ट्रिक है, एक क्लास में अगर कुछ स्टूडेंट्स के रोल नंबर देने हो तो डिफॉल्ट अप्रोच क्या लगाई जाती है, अल्फाबेट। जो ए से आने वाले स्टूडेंट है उनका रोल नंबर पहले आएगा, जो बी से आएंगे उनका रोल नंबर बाद में आएगा, एंड सो ऑन। अगर दो स्टूडेंट का नाम ए से है तो जैसे अजय और अभिषेक, तो इन दोनों में रोल नंबर पहले किसका आएगा, अभिषेक का आएगा, जबकि लेंथ में अभिषेक बड़ा है। ठीक है, चलो बहरहाल जो भी है। अब यहाँ पर मैं ग्रेटर देन ऑपरेटर का इस्तेमाल करता हूँ, तो ग्रेटर देन ऑपरेटर दो स्ट्रिंग को अल्फाबेटिकली ही कंपेयर करके ट्रू फॉल्स बताता है। तो अजय और अभिषेक में
अगर हम पहला लेटर कंपेयर करेंगे तो डिसाइड नहीं होगा, एक ही बात है। लेकिन दूसरा देखें तो क्या जे ग्रेटर है बी से, जो डिक्शनरी में पहले आएगा वो छोटा है, तो ये तो रोल नंबर उसका पहले आएगा, और जो डिक्शनरी ऑर्डर में अल्फाबेटिकली बाद में आता है उसका रोल नंबर ज्यादा बड़ा होता है। सेम लॉजिक यहाँ पर है। तो जे और बी में बड़ा कौन माना जाएगा, अल्फाबेटिकली बाद में कौन आएगा, जे। तो जे बड़ा है और बी छोटा है, इसका मतलब अजय बड़ा है किससे, अभिषेक। तो स्ट्रिंग पर कुल मिलाकर कंपैरिजन ऑपरेटर चलते हैं सारे, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, सारे। और इन सब का आंसर कहाँ से आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से आएगा। तो अब ये बताओ, डिक्शनरी ऑर्डर में या अल्फाबेटिकली अगर दो हैं, स्मॉल ए और कैपिटल ए, तो पहले कौन आता है, इनकी एसकाई वैल्यू के हिसाब से कंपेयर करते हैं बेसिकली। तो कैपिटल ए की एसकाई वैल्यू 65 होती है, और स्मॉल ए की एसकाई वैल्यू कितनी होती है, 97 होती है। तो उस हिसाब से कैपिटल ए छोटा है क्योंकि उसके एसकाई वैल्यू छोटी होती है, और स्मॉल ए बड़ा है क्योंकि उसकी एसकाई वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है, 97। ठीक है, तो इसका मतलब अजय हमारा ग्रेटर नहीं होगा क्योंकि ये पहले ही आ जाएगा डिक्शनरी में, अल्फाबेटिकली कैपिटल ए पहले आएगा, स्मॉल ए बाद में आएगा। इसको थोड़ा याद रखने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो पहले ए, फिर बी, डॉट 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 जेड, उसके बाद फिर कुछ और भी चीज है, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर डॉट डॉट डॉट, ऐसे कर। ठीक है, और ये कैसे बना, ये मेरे और आपके मन से नहीं बनेगा, इंटरनली हर करेक्टर की एसकाई वैल्यू होती है, उसके बेस पर ये ऑर्डर बना। चलिए, जो लोग क्लासरूम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, वो क्लासरूम ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए मधुर सर जो कोऑर्डिनेटर हैं उनसे आप बात करेंगे, वो आपको क्लासरूम में ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, चलिए मंडे को मिलेंगे सेम टाइम।